हेलो बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल? बढ़िया एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिसऑर्डर्स। और इसमें बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने देखी हैं। चलिए उन्हीं की बातें करते हैं और फील लेते हैं कि ये क्या है। तो हेडिंग डालो, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। और डिस का मतलब मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल, ठीक है। डिस का मतलब मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मली जो कंडीशन होती है उससे थोड़ा हटकर हो, यानी कि कोई ऑर्डर से कोई चीज चल रही है वो ऑर्डर से अलग हो जाए, दैट इज डिसऑर्डर। जैसे हमने बात करी डिसईज, जैसे आपकी एक चीज होती है ना डिसईज, ठीक है। हम लोग वैसे नॉर्मल डिजीज पढ़ लेते हैं लेकिन ये डिसईज है, यानी डिस का मतलब एबनॉर्मल कंडीशन, ईज का मतलब हमारे आराम में, हमारी जो हेल्दी बॉडी है उसको आराम करने में या हमें खेलने फिरने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वी कैन से इट इज डिजीज्ड कंडीशन, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ईज दैट इज कॉल्ड डिजीज। तो ऐसे ही है डिसऑर्डर, कोई चीज ऑर्डर से चल रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दैट इज डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये लिख लें। आपकी एनसीईआरटी जो है इस चैप्टर में जो सबसे पहली डिजीज है दैट इज एज्मा। हिंदी में इसे अस्थमा कहते हैं, अस्थमा, और इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड एज्मा। इंग्लिश में इसे कहते हैं एज्मा, ठीक है। एज्मा, नॉट कॉल्ड एस्थमा, दैट इज एज्मा, ठीक है। तो अस्थमा अब क्या होता है, ये नॉर्मली आपने देखा होगा एल्डरली पर्सन्स में, जो बूढ़े लोग हैं उनमें ये देखा होगा, लेकिन क्या है कि ये एक्चुअली किसी एज रिलेटेड से, एज से रिलेट नहीं करती। अस्थमा क्या है, किसी को भी हो सकता है, नॉर्मल हम में आप में भी हो सकता है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जब बहुत ज्यादा एज होता है तभी हो। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली अस्थमा होता क्या है। तो एनसीईआरटी कहती है, इसको लिखने की जरूरत है क्या, एनसीईआरटी में लिखा है हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसी को पढ़ करके समझते हैं। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। लिख लें क्या, ये चलो समझ लेते हैं। अस्थमा एक तरह से कह रहा है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो, जैसे हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग, कॉजिंग व्हीजिंग का मतलब हो गया, अब यहां पर इसका मतलब समझो, कॉजिंग व्हीजिंग, कॉजिंग व्हीजिंग का मतलब होता है कि सीटी जैसी आवाज निकलना, सीटी जैसी आवाज, सीटी जैसी आवाज निकलना, ठीक है। जब भी हम लोग सांस लें तो सांस लेने में जब ऐसे सांस चल रही हो तो अंदर से आवाज आए, सीटी जैसी आवाज आती है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस रहा है कहीं, तो दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज्मा। अब इसमें अगर एनसीईआरटी में नहीं देखा दिया, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो कि सर सांस अंदर लेने में दिक्कत आती है या बाहर इंस्पिरेशन, तो मेन प्रॉब्लम अगर हम बात करें कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, मेन प्रॉब्लम की बात करें कि सर मेन प्रॉब्लम किस में होती है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। तो बच्चों हमें सांस अंदर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी एक्सपिरेशन में, इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो दिक्कत कहां होगी, एक्सपायरेशन में, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तब आवाज निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज्मा, इतना ही सा है। अगली हेडिंग डालो, दैट इज एम्फाइसीमा। डाल लो, मेन मेन चीज जो जरूरी है वो लिख लो, जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइनें रटी हूं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो एम्फाइसीमा।
स्पेलिंग ऊपर नीचे हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, मैं स्पेलिंग रट के नहीं आता। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखते हैं। Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. One of the major cause of this is cigarette smoking. अरे सर ये क्या कह दिया है? ये तो इस उम्र में सबसे ज्यादा होता है। अरे सर मैं नहीं पढ़ रहा डिसऑर्डर। अरे हटाओ सर मैं नहीं पढ़ रहा अरे पढ़ लो यार, समझ लो, समझ लो, खुद के काम नहीं आएंगे दूसरों को ज्ञान दे देना और क्या। ठीक है, देखो एम्फाइसीमा क्या होता है कि एम्फाइसीमा में मेनली एल्वियोलर वॉल, ये लास्ट में हमने एल्वियोलाई पढ़ी थी। अरे यार टर्मिनल ब्रोंकियोल वगैरह पढ़े थे लंग्स में, हैं सब भूल गए। टर्मिनल ब्रोंकियोल ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर था, ऐसे करके कुछ है, ये आपके ऐसे कुछ करके लंग्स थे, ये यहाँ पे अंदर अंदर ऐसे ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल, लास्ट में ब्रोंकियोल और नीचे एल्वियोलाई, गैसियस एक्सचेंज कर रहे थे एल्वियोलाई, ये सब पढ़ा था ना। तो यही जो एल्वियोलाई, इसी को हमने जूम करके बना दिया है। तो ये जो एल्वियोलाई, ये आपकी एल्वियोलाई की वॉल है, ये जो साइड में वॉल है ये आपकी डैमेज हो जाती है, ठीक है, वॉल एल्वियोलर वॉल डैमेज्ड, एल्वियोलर वॉल डैमेज्ड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड, जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज, अब ये वॉल है ये डैमेज कर गई, तो मान लो पहले इतनी जगह थी सांस लेने के लिए, अब वो डैमेज कर गई, अंदर हो गई, तो अंदर का जो सरफेस है सांस लेने के लिए जहां पर आपका एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, वो सरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना पहले था उतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज्ड, ड्यू टू विच respiratory surface is decreased. One of the major cause of this is cigarette smoking, ठीक है। तो one of the major cause that is cigarette smoking, cigarette smoking। अरे सर मैं नहीं करता सर, मेरी तो ठीक है सर एल्वियोलर वॉल, है ना। ज्यादा सिगरेट पियोगे तो भैया ये सब जो है आपकी डिक्रीज कर जाएंगी और फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए पियो लेकिन थोड़ा थोड़ा पियो नहीं भाई मत पियो यार क्या करोगे ये सब पी करके, हैं। वैसे भी जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग आपको देखकर आपके फैन हो, आपकी हरकतों पे नहीं कि ओ वाह सो कूल है, कूल नहीं बेटा फूल हो, फूल, ठीक है। चलो एक और आता है लास्ट में, दैट इज ऑक्यूपेशनल। खैर आपकी लाइफ है, जैसा जीना चाहो वैसा जियो, आप लोग कहीं ये ना कह देंगे अरे सर वो एक्टर भी तो हैं इतनी सिगरेट पीते हैं और उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ। बेटा वो एक्टर है, उनमें इतना है कि वो अपना ब्लड प्यूरिफाई करा सकते हैं, आप में अगर इतना है तो आप भी पिए। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। जिस दिन इतना पैसा आ जाए कि अपना खुद का एक पर्सनल डॉक्टर रख सको कि आपको छींक भी आए तो वो आपका इलाज करे, उस दिन आपको जो मर्जी वो करो, ठीक है। आपके डॉक्टर आपके आसपास हैं, जो मर्जी वो खाओ, जो मर्जी है वो पियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले उसके लिए उतनी जो कहते हैं ना रेपुटेशन, इतना बना लो कि एक कॉल पे आपके डॉक्टर आपके सामने हाजिर हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, अब देखो नाम से समझते हैं, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय, यार ऐसे लिखते हैं व्यवसाय, व्यवसाय, चलो जो भी हो यार, मुझे हिंदी लिखे 10 साल हो गए यार, मिनट देता हूँ, बेइज्जती मत कर देना यार, सबको हिंदी नहीं आती। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, यार हिंदी में इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ, ठीक है, रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन, रिलेटेड विद
ऑक्यूपेशन आपके व्यवसाय आपके काम से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन सर्टेन इंडस्ट्री एस्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर पत्थर तोड़े जाते हैं या घिसाई होती है। देखा है आपने, कई मूवी देखा होगा या आपने सलमान खान की सबसे पहली मूवी वो देखी होगी, मैंने प्यार किया है, बेचारा जाता है प्यार के खातिर पत्थर वत्थर तोड़ने। तो उन लोगों को जब आपने देखा होगा तो जब वो पत्थर तोड़ते हैं तो बहुत सारी धूल वहां पे उड़ रही होती है, मशीनें चल रही होती हैं, धूल उड़ रही होती है। लेकिन क्या है, उस वक्त कोरोना तो था नहीं, तो मास्क वास्क का कोई लफड़ा नहीं था, तो वो बिना मास्क लगाए वो ये सब काम करते थे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो सांस लेते तो वो धूल के जो कण हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से क्या है उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ धीरे 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 और वो कण धूल के अंदर जमा होते रहते हैं और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, that is proliferation of fibrous tissue, and thus causing serious lung damage। क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन आ जाएगी और फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लंग्स जो हैं वो डैमेज कर जाएंगे। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ये तो आज मतलब लोग मास्क लगाते हैं हर जगह कोरोना की वजह से, लेकिन मजदूरों को हमेशा पहले ही लगाना चाहिए। वैसे तो वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता, लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम करवाते हैं उन्हें तो ये सब पता है, उन्हें मास्क देना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि वो देते नहीं, कई बार लोग हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उन्हें आदत नहीं होती मास्क वास्क लगाने की। आज के वक्त में तो कोई लगाता नहीं है ना, तो उस वक्त क्या लगाएगा। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी यही होता है कि जब वो पत्थर वत्थर तोड़ते हैं, मशीन चलाते हैं, तो क्या होता है बहुत सारी डस्ट उड़ती है जो कि धीरे 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 जाकर उनकी लंग्स में जमा हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता। ये एक्चुअली एक दो दिन में नहीं होती, ये उन लोगों के साथ होती है जो बहुत सालों से एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन, लंग्स में थोड़ी सी सूजन आ जाती है और आपके लंग डैमेज कर जाते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो नाम से ही समझना कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या हो जाएंगे, लंग डैमेज हो जाएंगे, आपके लंग डैमेज्ड। इन्फ्लामेशन leading to fibrosis। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये तीन ही डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप कभी हॉस्पिटल जाएं या कभी किसी की रिपोर्ट चेक करें तो आपको ये ना लगे ये डॉक्टर ने क्या लिख दिया, तो मैं आपको वो कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है, कि ये सारे क्या टर्म होते हैं। तो उन टर्मों को आप चाहे तो नोट कर लें या समझ लें। देखो, एक्स्ट्रा जो आपके कुछ बायोलॉजिकल टर्म है, यहां मैं आपको लिख देता हूं बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल टर्म्स यूज्ड इन डिसऑर्डर्स में ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म है जो यूज किए जाएंगे। सबसे पहला है आपका दैट इज न्यूमोकोनियासिस। न्यूमोकोनियासिस, तो बच्चों न्यूमोकोनियासिस का मतलब होता है, न्यूमो का मतलब होता है लंग, कोनियो का मतलब होता है आपका डस्ट, ऑसिस का मतलब होता है एक एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जब आपके लंग्स में डस्ट जमा हो जाए दैट इज कॉल्ड न्यूमोकोनियासिस। इसी को ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर,
ठीक है, वो जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था उसी को हम लोग न्यूमोकोनियासिस भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत है क्या? ठीक है, ऐसे याद रखना कि न्यूमोकोनियासिस का मतलब एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन या आप कह दें कि ऐसा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिसमें आपके लंग डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सेम वही आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाली डेफिनेशन। और मतलब समझो, ठीक है, क्या मतलब है कि लंग्स, न्यूमो का मतलब लंग्स, कोनिया मतलब डस्ट, ऑसिस मतलब एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें आपके लंग्स में डस्ट जमा हो जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, दैट इज यूपनिया। अगली है दैट इज यूपनिया। तो यूपनिया में यू का मतलब जो होता है वो होता है ट्रू या गुड या वेल। कोई अच्छी चीजें होती हैं, सही चीजें होती हैं, तो उन चीजों के आगे हम लोग यू का यूज करते हैं। या ट्रू लिखा हो, जैसे आपने पढ़ा होगा यू बैक्टीरिया, कहीं ऐसा एक टर्म आया होगा यू बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और पिनिया जो होती है कंडीशन होती है नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन, दैट इज यूपनिया। तो नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन, नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन इज कॉल्ड यूपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग कंडीशन। नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग कंडीशन अगर हम एडल्ट में देखें हम लोगों में, तो 12 to 16 पर मिनट, एक मिनट में। लेकिन अगर हम कई बार चाइल्ड में देखें, न्यू बॉर्न बेबी में देखें, छोटे बच्चों में, तो वो बहुत तेजी से, कई बार उनको गौर करके देखना, वो जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनका सीना बहुत जल्दी से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और इतनी जल्दी कि उनका जो होता है वो 44 पर मिनट होता है। ये छोटे बच्चों में होता है, और यही वजह है कि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्टली ज्यादातर वो सोते ही रहते हैं। ठीक है, तो एडल्ट में 12 to 16 पर मिनट, चाइल्ड में 44 पर मिनट। अगली हेडिंग डालते हैं, अगली है दैट इज टैकीपनिया। और इसी के साथ एक और लिख लो ब्रैडीपनिया। ये आपके कई जगह टर्म आएंगे टैकी और ब्रैडी। तो टैकी का मतलब होता है इंक्रीज, ब्रैडी का मतलब होता है स्लो या डिक्रीज, डिक्रीज या स्लो, यहां पर फास्ट। ठीक है, तो यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत तेजी से सांस लें, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो डॉक्टर उस टर्म में कहेगा दैट इज टैकीपनिया रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रैडीपनिया रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, डिक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप रेस्पिरेशन जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है उससे स्लो है, बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, तो डॉक्टर विल राइट, अपने पर्चे में क्या करेगा, ब्रैडीपनिया कंडीशन लिख देगा। ठीक है, तो उसका मतलब है डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। टैकीपनिया लिखा है तो इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगली एक कंडीशन लिखी दैट इज डिस्पनिया, डिस्पनिया। डिस का मतलब मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। डिस का मतलब होता है पेनफुल, पेनफुल। ठीक है, जैसे डिसेंट्री, डिसेंट्री भी क्या है, पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ही डिस का मतलब होता है पेनफुल। किसी भी टर्म के आगे डिस लग जाए दैट इज पेनफुल, वो पेनफुल कंडीशन है। तो डिस्पनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग में डिस यानी पेन, यानी कि अगर सांस लेने में पेन हो रहा है दैट इज डिस्पनिया कंडीशन, पेनफुल कंडीशन ऑफ ब्रीदिंग, पेनफुल कंडीशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगली है एपनिया। एपनिया मतलब एब्सेंट, यानी कि स्टॉप्ड ब्रीदिंग, अगर सांस लेना ही रुक जाए दैट इज
स्टॉप ब्रीदिंग, एपनिया कंडीशन। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें डॉक्टर अपने पर्चे में लिखता है। जब किसी का पोस्टमार्टम होता है तो सांस रुक गई इसलिए उसकी डेथ हुई या गला घोट कर मारा गया, ये सब चीजें होती है ना, तो वो अपने पर्चे में कुछ ये टर्म लिखते हैं कि एपनिया, उसकी सांसें रुक गई थी, या कुछ और कंडीशन होती है कि गला दाब आ गया। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आपको मेडिकल टर्म है, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म या कहते हैं कि मेडिकल टर्म, ठीक है, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल, मेडिकल में ये टर्म बहुत यूज किए जाएंगे, मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो इसका स्नैपशॉट ले लें, आगे बात करते हैं इसी के। एपनिया तक हो गया। अगली कंडीशन लिखिए, हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब होता है लेस, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर लिख दो रिड्यूस्ड सप्लाई, reduced supply of oxygen to tissue, मतलब टिश्यू तक जितनी ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच रहा है, हम कह देंगे हाइपोक्सिया। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, दैट इज हाइपोक्सिया। अगली लिखें एनॉक्सिया। एन मतलब वही एब्सेंट, ठीक है, तो एन ऑक्सिया, एन ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो सीजेशन ऑफ, इसको कहेंगे सीजेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, कई बार क्या आपने वो पेशेंट देखे होंगे जो आईसीयू में लेटे रहते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाए रहते हैं, देखा है ना, ऐसे ऑक्सीजन हटा देते हैं, कोई विलेन आते हैं, ऑक्सीजन हटा दिया, फिर वो करके डेथ हो जाती है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई ही बंद कर दी गई, तो सीजेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया। ठीक है, या इसको अगर पूरा लिखना चाहें तो सीजेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, टिश्यू तक, ऐसा नहीं कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं जा रही, बाहर से जा रही है लेकिन टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर से ही नहीं जा रही, तकिया दावा नहीं किया, तकिया नहीं दावा गया भैया, तकिया नहीं रख दिया गया उसके मुंह पे, कई विलन ऐसे, कई मूवी में ऐसे तकिया दाब देते हैं, तो वो तो फिर अलग ही कंडीशन हो गई कि मतलब आपको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही बाहर से। एक कंडीशन होती है एनऑक्सिया, मतलब बाहर से तो आ रही है लेकिन अंदर ट्रेवल नहीं कर पा रही है, अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रही है, दैट इज एनऑक्सिया कंडीशन। अगली कंडीशन देखते हैं, दैट इज एस्पाइक्सिया। एस्पाइक्सिया, एस्पाइक्सिया को एक और टर्म से नाम जानते हैं, दैट इज नॉर्मल टर्म जो आप लोग जानते होंगे, दैट इज सफोकेशन। ठीक है, हिंदी में अगर इसी को हम कहें तो दैट इज दम घुटना। दम घुटना, और अभी हमने बात करी थी कि दम कब घुटता है, जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एस्पाइक्सिया को हम लोग कह सकते हैं एयर सप्लाई स्टॉप्ड, एयर सप्लाई स्टॉप्ड, यानी कि उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। ठीक है, एयर सप्लाई क्या कर दी गई, रोक दी गई, या दूसरी कंडीशन हम लोग लिख देते हैं कि जब एयर नहीं मिल रही है तो अंदर बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन या एयर सप्लाई स्टॉप। सफोकेशन जब फील होता है तो सांस तो मिलती ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, बॉडी में CO2 बढ़ने लगती है, दैट वाई हमें सफोकेशन फील होता है। ठीक है, ये नोट करें। अगली छोटी सी टर्म है, मैं इसी साइड लिख देता हूं, दैट इज हाइपर कैप्निया। पहली कंडीशन है हाइपर कैप्निया। हाइपर का मतलब होता है मोर, इंक्रीज, मोर मतलब ज्यादा, पिकॉक नहीं, मोर मतलब ज्यादा, तो हाइपर कैप्निया मतलब इंक्रीज CO2, और कैप्निया मतलब CO2 का, CO2 के लिए टर्म होता है कैप्निया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंक्रीज, मैं अपसाइड एरो बना दे रहा हूं, दैट इज इंक्रीज CO2 टेंशन इन द बॉडी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन अगर बॉडी में बढ़ जाए
टेंशन इन द बॉडी, दैट इज कंडीशन हाइपरकैप्निया। अगली कंडीशन है दैट इज हाइपोकैप्निया। हाइपो मतलब लेस, हाइपोकैप्निया मतलब लेस CO2 टेंशन। तो हाइपो मतलब लेस या डिक्रीज CO2 टेंशन इन द बॉडी, ठीक है। ये आपके कुछ मेडिकल टर्म थे, ये वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, छोटे छोटे से टर्म में आप समझना चाहें तो समझ लें, वैसे कभी ना कभी काम आएंगे ही, कभी ना कभी किसी का पर्चा पढ़ेंगे, आदत होती है उठा लेते हैं, बायो लिए तो कहीं देखा किसी को, किसी पेशेंट ने कुछ लिखा, हालांकि समझ में नहीं आती क्या दवा लिखी है, लेकिन फिर भी क्या है पर्चा जरूर उठा लेते हैं, देखते हैं ओ अच्छा ये है ये है। तो ये सब कुछ टर्म भी हैं उसी पर्चे से रिलेटेड है, कभी उठाएं और ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको ये ना लगे कि नहीं ये नहीं आता। तो ये आपके डिसऑर्डर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर आपका पूरा होता है। अगला चैप्टर हम देखिए क्या स्टार्ट करते हैं।